डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद इमरान अंसारी। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। जो हम लोग पढ़ रहे थे, फर्स्ट वीडियो पढ़ लिए थे, सेकंड वीडियो यानी कि पार्ट नंबर 2 के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वह है रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पॉपुलेशन है यानी कि जो जनसंख्या है किस तरीके से बढ़ती जा रही है, कहाँ कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है। आपको मैंने ये भी बताया था कि चाइना का जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा है, और इस टाइम अब धीरे धीरे हमारा जो इंडिया का पॉपुलेशन है ये सबसे ज़्यादा होने वाला है, और बहुत जल्दी ही चाइना के पॉपुलेशन को भी पार कर देगा। यानी कि जो चाइना की जनसंख्या है ये भारत की जनसंख्या से ज़्यादा है, लेकिन याद रखिएगा जो हमारा भारत का जनसंख्या है वो चाइना के जनसंख्या के लगभग लगभग बराबर हो चुका है, लेकिन अब उसको भी पार कर सकता है और पार कर भी जाएगा। और कहाँ कहाँ कितनी कितनी संख्या में थे ये सब मैंने आपको बताया था, और पूरे वर्ल्ड में कितनी जनसंख्या है, हमारे भारत में कितनी जनसंख्या है, ये सभी बातों को मैंने आपको बता दिया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हर छठवां जो पर्सन है, यानी पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं उसमें से हर 6 नंबर जो पर्सन है वो भारतीय है, और हर 5वां नंबर जो पर्सन है वो चाइनीज है। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करेंगे कि आखिर में ये जनसंख्या बढ़ क्यों रही है, इसके पीछे रीजन क्या है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, आपको पता है कि हमारी जो जनसंख्या है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है बहुत तेजी के साथ। और अगर देखा जाए तो पैदा होने वाली लोगों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, यानी कि बच्चे बहुत तेजी के साथ पैदा हो रहे हैं, और वहीं पे जो डेथ रेट है यानी कि मरने वाले लोगों की जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। यानी पैदा होने वाले लोगों की जनसंख्या तेजी से, तीव्र गति से बढ़ रही है, और मरने वाले लोगों की जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रही है। यानी कि अगर 100 लोग पैदा हो रहे हैं तो मात्र 2 से 3 लोग मर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? यानी 1000 लोग अगर पैदा हो रहे हैं तो 100 लोग मर रहे हैं। समझ में आ गया? कहने का मतलब यह है कि जो बर्थ रेट है वो काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है, बहुत फास्ट बढ़ रहा है, और जो डेथ रेट है वो बहुत ही तेजी के साथ घट रहा है, और पॉपुलेशन हमारा डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। अब देखिए यहां पर देखिए डिक्रीज इन एमएमआर। डिक्रीज इन एमएमआर का मतलब क्या हुआ? देखिए मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, एमएमआर का मतलब होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मतलब ये हुआ कि जो मदर होती है, जो माँ होती है, ध्यान समझिएगा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या हुआ? जो माँ होती है बच्चा के पैदा होने से पहले या तो उसका डेथ हो जाए, या बच्चा पैदा होने के बाद 1 महीना पहले उसका डेथ हो जाए। यानी बच्चा लगभग 1 महीने का हो जाए या 1 महीना से पहले ही अगर माँ का डेथ हो जाए। मोर्टेलिटी रेट का मतलब हुआ कि माँ जो होती है या तो बच्चे के पैदा होने से पहले ही मर जाए, या बच्चे के पैदा होने के बाद यानी 1 महीना से पहले, बच्चा जब पैदा हुआ है 1 महीना का या तो हो गया या नहीं हुआ है उससे पहले ही उसका डेथ हो जाए, उसे कहा जाता है एमएमआर। इसमें भी डिक्रीजिंग हो रहा है। दूसरी बात, डिक्रीज इन आईएमआर यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इसमें बच्चे की जो डेथ हो जाती है, यानी कि बच्चे के पैदा होने के तुरंत बाद या तो डेथ हो जाए या 1 महीना से पहले, समझ में आ रहा है ना? 1 महीना से पहले पहले बच्चा पैदा हो चुका है, अब 1 महीना से पहले उसकी मृत्यु हो जाए, मर जाए, उसको आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। अब देखिए इंपैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि क्या क्या इस पे प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहली बात, अगर जनसंख्या डे बाय डे बढ़ती जा रही है, बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, तो देखिए सबसे पहले फूड के लिए यानी खाने के लिए परेशानी बढ़ेगी, बढ़ भी रही है। दूसरी बात, रहने के लिए शेल्टर जो होता है, घर के लिए बहुत परेशानी होगी। और तीसरा चीज क्लॉथिंग यानी कि कपड़े के लिए भी परेशानी होगी। रोटी, कपड़ा, मकान, आप लोग नाम सुने होंगे। ये तीनों एक लाइफ में, एक पर्सन के लाइफ में बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये तीनों में से कोई एक नहीं है तो वह इंसान अच्छे से जीवित नहीं रह सकता है। उसके बाद से इसको हम लोग कैसे कंट्रोल करें, यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या को हम किस प्रकार से हम लोग इसको रोकें। तो ध्यान समझिएगा, बढ़ती हुई जनसंख्या को हम लोग किस प्रकार से रोक सकते हैं। देखिए उसमें कौन कौन सी मेथड है। सबसे पहले तो हम लोग ये करना है, मोटिवेट स्मॉलर फैमिली, यानी कि लोगों को जाकर हमको बताना चाहिए कि आप कम से कम बच्चों को पैदा कीजिए, क्योंकि छोटा परिवार सुखी परिवार और बड़ा परिवार जो होता है दुखी परिवार होता है। सो मोटिवेट स्मॉलर फैमिली बाय यूजिंग कंट्रासेप्टिव, यानी कि बहुत सारे जो गर्भ निरोधक दवाएं होती हैं उनको देकर लोगों से कहा जाए इसका यूज कीजिए, आप छोटे से कम
फैमिली को बनाइए, यानी कि 2 से ज़्यादा बच्चों को पैदा ना कीजिए। इसके लिए अवेयर करना पड़ता है, लोगों को जागरूक करना पड़ता है। बहुत सारे देशों में अकॉर्डिंग टू WHO, मैंने आपको बताया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एक प्रोग्राम रखा गया था, उसमें बताया गया था फैमिली प्लानिंग के बारे में, और उसमें ये भी बताया गया था कि V2 our 2 ये सभी लोगों को जरूरी होता है जानना। हम 2 हमारे 2, बहुत सारे देशों में तो ये भी है हम 2 हमारे 1, V2 our 1, बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, V2 our अनलिमिटेड। ये लोग अपना जो है पैदा करते रहते हैं, ठीक है ना, अपने बच्चों को बहुत तेजी के साथ ये लोग पैदा करते हैं। एक और बात आप लोग याद रखिएगा, अगर आपको लाइव देखना है गूगल पे कि कैसे हम लोग वर्ल्ड का पॉपुलेशन चेक करें, और या चाइना का या इंडिया का कैसे चेक करें, तो आप लोग गूगल पे एक चीज लिखेंगे, वर्ल्डोमीटर। आप इस वर्ल्डोमीटर से पूरी तरीके से वर्ल्ड का पॉपुलेशन आप आसानी से देख सकते हैं। और अगर आपको इंडिया का पॉपुलेशन देखना है तो वर्ल्डोमीटर इंडिया लिख देंगे, तो आपको इंडिया का पॉपुलेशन दिखाई देगा कितना है और कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। फिर कुछ टाइम के बाद से आप इंडिया का पॉपुलेशन हटा के उसके बाद से आप यहाँ पे चाइना लिखेगा। फिर देखिए किसका स्पीड सबसे तेज है, इंडिया का स्पीड सबसे तेज चलता है, लाइव आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद से ध्यान समझिएगा, स्टैट्यूटरी यूज राइजिंग ऑफ मैरिजेबल एज, यानी कि देखिए जो शादी के लिए एक एज फिक्स कर दिया गया है। पहली बात, अगर मेल है तो उसको 21 to 23 ईयर्स का अगर है तो शादी कर सकता है, और अगर फीमेल है तो 18 to 21 ईयर्स। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो बाल विवाह होता था, छोटे बच्चों का शादी कर दिया जाता था, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ती थी, और ज्यादा ज्यादा वो एजुकेट ना होने की वजह से बहुत सारे बच्चों को वो पैदा करते थे। लोगों को सबसे पहली बात की एजुकेट करना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए सभी लोगों को, किसके बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में, यानी कि इन सभी चीजों के बारे में अच्छे से उनको जानकारी देनी चाहिए कि आप अगर ज्यादा बच्चे को पैदा करते हैं तो आपके घर में, आपके आसपास में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, फ्यूचर में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, ये सभी चीजों को लोगों को बताना चाहिए। अब देखिए हम लोग कुछ कंट्रासेप्टिव का यूज करके भी हम लोग जन्म को रोक सकते हैं, यानी कि बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, जन्म नियंत्रण। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग होते हैं मैरिजेबल होने के बाद, शादी होने के बाद से भी वो बच्चे को लगातार पैदा करते ही जाते हैं, ना चाहते हुए भी वो बच्चे पैदा कर लेते हैं। तो ऐसे लोग के लिए कंट्रासेप्टिव कुछ मेडिसिन आते हैं, कुछ टेक्निक आते हैं, उनका यूज करके वो इजीली बच सकते हैं बच्चों से, यानी बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। तो कंट्रासेप्टिव में या बर्थ कंट्रोल में क्या क्या होता है, ध्यान समझिएगा। कंट्रासेप्टिव प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी कि कंट्रासेप्टिव का यूज करके हम लोग बच सकते हैं किससे, अनवांटेड प्रेगनेंसी के, यानी कि अगर हम लोग नहीं चाह रहे हैं फिर भी बच्चे पैदा हो जा रहे हैं, उस चीज से हम लोग कंट्रासेप्टिव मेथड से बच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक कंट्रासेप्टिव में मेनली रूप से क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात कि वो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो, मार्केट में मिल सके। दूसरी बात, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो, आसानी से मिल सके, और उसका कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। ये एक बेस्ट कंट्रासेप्टिव का मेथड होता है पहचानने का। और उसके बाद से देखेंगे टाइप्स ऑफ कंट्रासेप्टिव कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान दीजिए, कंट्रासेप्टिव जो होता है, कंट्रासेप्टिव कई तरह का होता है। वैसे तो आपको 6 पढ़ना है, 6 के बारे में दिया गया यहाँ पे, वैसे बहुत होते हैं। तो 6 में कौन कौन से आते हैं, सबसे पहला आता है नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। इसमें नेचुरली हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे नेचुरली हम लोग बच सकते हैं प्रेगनेंसी से। दूसरा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बैरियर मेथड में, कुछ बैरियर मेथड्स भी होते हैं जिनका यूज करके हम लोग प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। तीसरा होता है आईयूडी, इंट्रा यूट्रीन डिवाइस, यानी यूट्रस में इसको ट्रांसफर करके फिर उससे भी बचाया जा सकता है। चौथा है ओरल कंट्रासेप्टिव, कुछ मेडिसिन होते हैं जो फीमेल्स को एक बार खिला दिया जाए लगातार 21 डेज तक, तो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है और फीमेल प्रेगनेंसी का चांसेस बहुत कम रहता है। पांचवा आता है इम्प्लांट या इंजेक्टेबल। इम्प्लांट का मतलब होता है उसके स्किन के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है मेडिसिन को, ये बताया जाएगा, या इंजेक्शन के माध्यम से उसको दे दिया जाता है। तीसरा लास्ट आता है 6वां नंबर सर्जिकल मेथड या स्टेरिलाइजेशन मेथड। इसमें जो आता है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एक आता है वैसेक्टोमी और एक आता है ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी जो प्रोसेस होता है जिसको नसबंदी के नाम से जाना जाता है वो मेल में होता है, और जो ट्यूबेक्टोमी है वो फीमेल में पाया जाता है, फीमेल में उसको किया जाता है, ठीक है। तो इतने प्रोसेस को हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है नेचुरल मेथड, नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। देखिए इसको हम लोग
ट्रेडिशनल मेथड के नाम से भी जानते हैं, नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, यानी प्राकृतिक रूप से ये विधि होती है, प्राकृतिक विधि। इस विधि में यानी इस मेथड में अवॉइड किया जाता है, यानी कि रोका जाता है मेल और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं इनके मिलने को। मेल का गैमेट्स क्या होता है, स्पर्म, एंड फीमेल का गैमेट क्या होता है, ओवम। फीमेल के गैमेट ओवम और स्पर्म मेल के गैमेट्स को दोनों को मीटिंग होने से यानी मिलने से नेचुरली रूप से रोका जाता है। 3 मेथड से इसको रोका जाता है। पहला होता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा होता है विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस, तीसरा होता है लैक्टेशनल एमेनोरेसिया। ठीक है, अब पहला हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का हिंदी होता है इसमें आत्म संयम बनाए रखना चाहिए, यानी कि मेल और फीमेल को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बचना चाहिए। कौन से डेज में, ड्यूरिंग, याद रखिएगा 10 से 17वें दिन तक, यानी कि फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के बाद आपको पता है ओवुलेशन जो होता है वो 14वें दिन होता है, 14 डेज में होता है ओवुलेशन, जिसको अंडोत्सर्ग कहा जाता है। समझ में आ गया। अब इस अंडोत्सर्ग में क्या होता है, अगर 10 से 17वें दिन के बीच में, यानी टोटल मिला के कितना दिन हो रहा है, 7 डेज, अगर इस 7 दिन में अगर कोई भी पर्सन मेल और फीमेल अगर रिप्रोडक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में याद रखिएगा जो फीमेल होती है उसके प्रेगनेंसी होने का चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। मतलब फीमेल सबसे ज्यादा इस पीरियड में 10 से 17वें दिन में प्रेग्नेंट हो सकती हैं। इसलिए इस डे में यानी लगभग 7 दिन तक अपने आप को बचाना चाहिए, किससे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, क्योंकि ये जो होता है यही एक टाइमिंग होता है जिसमें सबसे ज्यादा फीमेल के प्रेग्नेंट होने का चांसेस रहता है। यानी इस दौरान अगर रिप्रोडक्शन हो गया तो फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है, क्योंकि इस समय ओवुलेशन हुआ रहता है और आके ओवम मेल के स्पर्म का वेट करता रहता है। तो इस मेथड को कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, यानी अपने आप को बचा कर रखना, बचाना रिप्रोडक्शन से कितने कितने दिन में, 10 और 17वें दिन से। ठीक है ना। दूसरा आता है विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस। देखिए विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं, मेल अपने पेनिस वाले पार्ट को फीमेल के वेजाइना वाले पार्ट में इंसर्ट किया रहता है और जैसे ही स्पर्म बाहर अब निकलने वाला है, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में जाने वाला है, उसी समय मेल अपने पेनिस को तत्काल फीमेल के वेजाइनल पार्ट से बाहर निकाल लेता है। जो स्पर्म फीमेल के अंदर जाना चाहिए वह स्पर्म फीमेल के बॉडी के बाहर निकल जाता है, मेल के पेनिस के मीडियम से बाहर निकल जाता है। और आपको पता है बाहर का टेम्परेचर अलग होता है, मेल का स्पर्म जैसे ही बाहर आता है वैसे ही डाई कर जाता है, मर जाता है। जब मर जाएगा और फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में नहीं गया, यानी कि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी, जाइगोट नहीं बनेगा। ठीक है, इसको कहा जाता है विड्रॉल और क्वाइटस मेथड, यानी कि क्वाइटस इंटरप्टस मेथड, यानी कि मेल अपने पेनिस को तुरंत बाहर निकाल लेता है जब उससे स्पर्म बाहर रिलीज होने वाले होते हैं तब। तीसरा आता है लैक्टेशनल एमेनोरेसिया। लैक्टेशनल एमेनोरेसिया क्या होता है, तो याद रखिएगा लैक्टेशनल एमेनोरेसिया का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है यानी मासिक चक्र है वो पूरी तरह से अब्सेंट हो जाता है इस कंडीशन में। किस कंडीशन में, तो याद रखिएगा जब पार्टुरेशन हो जाता है, पार्टुरेशन इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, पार्टुरेशन का मतलब होता है जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है उस प्रोसेस को पार्टुरेशन कहते हैं। और पार्टुरेशन जो होता है 9 मंथ में होता है, यानी जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाता है तब बेबी का बर्थ होता है। इसी प्रोसेस को पार्टुरेशन कहते हैं, यानी प्रसव हिंदी में कहा जाता है। अब देखिए प्रसव के बाद यानी 9 महीने के बाद लगभग डॉक्टर के एडवाइस से लगभग 6 महीने तक, 6 मंथ तक बेबी को केवल माँ का ही दूध देना चाहिए, मदर मिल्क को ही पिलाना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि फीमेल के अंदर लगभग 6 महीना और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है, नहीं आता है। यानी 9 और 6 कितना हो गया, 15, यानी 15 महीने तक लगभग फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है। और इस कंडीशन में अगर मान लीजिए रिप्रोडक्शन होता है, स्पर्म चला गया, तब भी स्पर्म का फ्यूजन नहीं हो पाता है फीमेल के ओवम से, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल आया ही नहीं। आगे समझ में। अब देखिए अगर वही फीमेल
9 महीने के बच्चे को जन्म देने के बाद से 10वें महीने में वो अपने दूध को पिला रही है, 11वें महीने में वो दूध के साथ साथ उस बच्चे को पानी भी पिलाना शुरू कर दे, तो फीमेल के अंदर हो सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल आना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया ना। और इससे बचने के लिए केवल कंप्लीटली जो बच्चा होता है उसको पूरी तरीके से लगभग 9 महीने के बाद यानी पार्टुरेशन के बाद 6 महीने तक दूध पिलाने की सलाह दी जाती है, जिससे पूरा 15 महीने तक फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहता है। उस समय अगर रिप्रोडक्शन होता भी है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये था नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, पहला था। अब दूसरा हम लोग बात करेंगे बैरियर मेथड। बैरियर यानी अवरोधक विधि। अब ये अवरोधक क्या होता है? अवरोधक विधि ये भी एक विधि है जिसमें मेल के स्पर्म को और फीमेल के ओवम को आपस में फ्यूज होने से रोका जाता है। आइए इसको भी समझ लेते हैं। इसमें 2 मेथड आते हैं, एक आता है कंडोम्स, ये एक बैरियर मेथड होता है, याद रखिएगा, और दूसरा होता है सर्वाइकल कैप, डायफ्राम एंड वॉल्व्स। ठीक है, आइए सबसे पहले कंडोम्स के बारे में समझते हैं। कंडोम्स जो होते हैं, कंडोम्स ये लैटेक्स सीड से बने रहते हैं। किससे? लैटेक्स सीड से बने रहते हैं। और याद रखिएगा ये पूरी तरह से बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं और ये चीप होते हैं और ये तुरंत आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। समझ में आ गया? इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। याद रखिएगा ये मेल के लिए भी आता है प्लस फीमेल के लिए भी, दोनों के लिए ये आता है। मेल के लिए आता है तो मेल क्या करता है, तो याद रखिएगा मेल अपने पेनिस वाले पार्ट को कवर करने के लिए मेल कंडोम्स का यूज करता है। और उस कंडीशन में अगर मेल का मान लीजिए अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है फीमेल के साथ, तो रिप्रोडक्शन होने के बाद से अगर स्पर्म बाहर निकलता है तो वह उस लैटेक्स शीट में यानी कंडोम्स में आगे पूरी तरह से स्टोर हो जाता है, फीमेल के अंदर नहीं जा पाता है। जब नहीं जा पाएगा तो बच्चा नहीं पैदा होगा। समझ में आएगा? ये मेल के लिए हो गया। फीमेल के लिए क्या होता है? फीमेल के लिए आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये मान लीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, ओवरी, ये सभी चीजें होंगे। तो होता क्या है, ध्यान समझिएगा, फीमेल्स के अंदर जो फीमेल कंडोम्स होते हैं उसका यूज, पहले तो फीमेल कंडोम्स का शेप देख लीजिए, शेप इसका होता है इस तरीके से, दोनों तरफ ये ओपन रहता है। इसको फिट किया जाता है फीमेल के यूटेरस के अंदर, मतलब कि सर्विक्स वाले पार्ट से, वेजाइना वाले पार्ट से सर्विक्स और वेजाइना को पूरी तरह से कवर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर मेल का पेनिस इसमें आता है और स्पर्म इसके अंदर चला जाता है तो स्पर्म इसके अंदर से यहाँ तक नहीं जा पाता है। समझ में आ गया? यानी फीमेल इसको सर्विक्स और वेजाइना वाले पार्ट को कवर करने के लिए इसका यूज़ करती है, जिससे मेल का स्पर्म अंदर यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब में न जा पाए। ठीक है, तो ये था मेल और फीमेल के लिए कंडोम्स जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। अब हम दूसरा देखेंगे, दूसरे में 3 मेथड आते हैं, सर्वाइकल कैप, डायफ्राम एंड वॉल्व। सर्वाइकल कैप और डायफ्राम और वॉल्व का काम क्या होता है, तो याद रखिएगा सर्वाइकल कैप, वॉल्व और डायफ्राम तीनों का काम सेम होता है। ये फीमेल के जो ये पार्ट आप देख रहे हैं ना, रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव जेनाइटल जो पार्ट होता है, इसको चारों तरफ से यानी पूरी तरीके से जो इसका सर्विक्स और वेजाइना वाला पार्ट है इसको कवर कर देता है। ठीक है ना? जब कवर कर देगा और मेल का पेनिस अगर अंदर जाता भी है तो यहाँ से अगर स्पर्म निकल भी जाता है तो स्पर्म निकल के अंदर की ओर नहीं जा पाता है, ना तो यूट्रस में पहुँचता है ना ही फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, यहीं से बाहर निकल जाता है। और याद रखिएगा ये रीयूजेबल होता है, यानी कि एक बार यूज करके इसको हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं फीमेल के अंदर। यूज फॉर कवर द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट एंड सर्विक्स ड्यूरिंग क्वार्टस, यानी कि रिप्रोडक्शन के दौरान फीमेल के जेनाइटल पार्ट को कवर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका? सर्वाइकल कैप, डायफ्राम और वॉल्व का। क्लियर है? अब देखिए ये जो होता है, ये जो नर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनके हेल्प से इसको इंजेक्ट कराया जाता है, इंसर्ट कराया जाता है, इसको फिट कराया जाता है। या फीमेल अगर मान लीजिए बहुत उसको भी एक्सपीरियंस है, देन वो भी इसको यूज अगेन कर सकती है। तो ये था बच्चों बैरियर मेथड। बैरियर मेथड हो गया, समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ ये भी आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे आईयूडी। आईयूडी का मतलब होता है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, अब याद रखिएगा इंट्रा यूटेरिन डिवाइस का भी यूज फीमेल के
जो आप पूरा यूट्रस देख रहे हैं जेनाइटल पार्ट, उसी में इसका यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो मेल के स्पर्म को रोकने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए या इसको मारने के लिए। देखिए जो आईयूडी होता है इसका यूज़ जो प्रैक्टिस, जो मान लीजिए पूरी तरह से एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं या एक्सपर्ट नर्सेज होती हैं, वह इसका यूज़ फीमेल के अंदर करती हैं। यानी कि जो फीमेल होती हैं, इस फीमेल के अंदर डॉक्टर्स यानी जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं, एक्सपर्ट जो नर्स होती हैं, ये हेल्प कराती हैं इनके अंदर ये फिट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से इसमें टाइप होते हैं। इसके भी 3 टाइप होते हैं। पहला कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी क्या होता है? ऐसे आईयूडी जो कॉपर आयन को रिलीज करते हैं। याद रखिएगा ये 3 टाइप के होते हैं, कॉपर 7, कॉपर टी एंड मल्टीलोड 375। तीनों का काम सेम होता है। अब देखिए क्या क्या काम होता है, कैसे कैसे। अगर आप कॉपर टी को देखेंगे तो कॉपर टी का शेप कुछ इस तरह से होता है, टी शेप में होता है और ये इस तरीके से होगा। ठीक है ना। अगर रिप्रोडक्शन के दौरान ये एक्सपर्ट नर्स के या डॉक्टर के द्वारा फिट किया जाता है फीमेल के वेजाइना वाले पार्ट में से यूट्रस के अंदर। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ से स्पर्म आया, तो स्पर्म आने के बाद से आपको पता होना चाहिए यहाँ से कॉपर आयन रिलीज होने लगता है। कौन सा आयन? कॉपर आयन रिलीज होता है। जब कॉपर आयन रिलीज होता है तो जितने भी स्पर्म होते हैं ये सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डिस्ट्रॉय कैसे होते हैं तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये एक स्पर्म है तो इस स्पर्म का फ्लैजेला ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, और इसको पूरी तरह से इनएक्टिव बना देता है। ये अगर ओवम के साथ, अगर मान लीजिए ओवम के पास चला भी गया तो ये पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाता है, इमेच्योर हो जाता है। इसके साथ ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता है। याद रखिएगा किसकी वजह से? कॉपर आयन रिलीज होने की वजह से। तो ये तो कॉपर टी मैंने आपको बता दिया। वैसे ही सेम टू सेम होता है कॉपर 7 जो 7 शेप में होता है इस तरीके से। वैसे ही होता है मल्टीलोड 375। अगर उसको देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होता है मल्टीलोड 375। अब मल्टीलोड 375 ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं? कॉपर आयन को रिलीज करते हैं। और अगर स्पर्म इसके अंदर चले आते हैं तो सारे के सारे स्पर्म मर जाते हैं या उनका फ्लैजेला पायलट समाप्त हो जाएगा और मोटिलिटी खत्म हो जाएगी। और जो स्पर्म होते हैं वो इमेच्योर हो जाते हैं। ओवम के पास आने के बाद से भी वो फ्यूज ओवम के साथ नहीं होते हैं और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये था कॉपर आयन, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। दूसरा हम लोग देखेंगे नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का मतलब हो गया इनमें किसी भी एस्टेरॉइड का यूज नहीं किया जाता है। इसका एग्जांपल होता है लिपस लूप, इसका यूज किया जाता है। इसमें देखिए कोई भी किसी भी तरह का इसमें स्टेरॉइड का यूज नहीं किया जाता है। और इसका जब यूज फीमेल के यूट्रस में करते हैं लिपस लूप का, तो याद रखिएगा लिपस लूप यूज होने के बाद जो मेल का स्पर्म अगर आता है तो मेल के स्पर्म के एंट्री को ये रोकता है। दूसरी बात मेल के स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये इम्प्लांटेशन प्रोसेस को भी रोक देता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी जो होता है इसका एग्जांपल देखेंगे प्रोजेस्ट्रोजर्ट LNG-20। ये हार्मोन रिलीज करते हैं। ये हार्मोन रिलीज करने के बाद पहले तो इनको यूट्रस में फिट किया जाता है। यूट्रस में फिट करने के बाद से अगर स्पर्म इसके अंदर आ गया तो ये हार्मोन को रिलीज करना शुरू करते हैं और स्पर्म यहीं पे खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। क्लियर? तो ये 3 मेथड मैंने आईयूडी में बताया। आईयूडी का यूज सबसे बेस्ट माना जाता है। ये सेकंड सबसे बेस्ट मेथड होता है हमारे भारत में। इसका यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका बहुत ही कम साइड इफेक्ट होता है और ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ओरल कंट्रासेप्टिव। ये लास्ट है, इसको भी समझ लीजिए। इसके बाद से एक और टॉपिक बच जाएगा STD, MTP एंड IVF। ये 3 टॉपिक। और उसके बाद से इन्हीं का एक और टॉपिक होता है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग पहला पढ़े नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, बैरियर मेथड, आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ओरल कंट्रासेप्टिव अभी हम लोग जानेंगे, और इंजेक्टेबल या इम्प्लांट, और एक और होता है सर्जिकल मेथड। तो उसको हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में बात करेंगे, इसी में हम लोग बात कर लेंगे। अभी समझिए ओरल कंट्रासेप्टिव क्या होता है। ओरल कंट्रासेप्टिव का मतलब होता है माउथ के द्वारा लिया जाने वाला कंट्रासेप्टिव पिल्स। इसमें पिल्स आता है, पिल्स का मतलब होता है एक टैबलेट। इसमें देखेंगे तो पिल्स आता है ओरल कंट्रासेप्टिव में। ठीक है ना।
ये दवा होता है, टैबलेट होता है, इस टैबलेट का यूज़ फीमेल्स को दिया जाता है करने के लिए। जब वो फीमेल्स इसका यूज़ करती हैं, कब करती हैं तो याद रखिएगा, फीमेल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 3 से लगभग 5 दिन तक आता है, लगातार इसमें से ब्लड निकलता है फीमेल के वेजाइनल ट्रैक्ट से, ठीक है। अब उसके बाद से इसमें कुछ गैप किया जाता है 2 दिन का, टोटल मिला के हो जाता है 7 दिन। तो 7 दिन के बाद से यानी 8वें दिन से लेके नियर अबाउट 28 दिन तक, मतलब टोटल मिला के आप देखेंगे तो 21 डेज होता है। 21 दिनों तक जो ओरल कंट्रासेप्टिव है, यानी कि जो माउथ के द्वारा गोली खाई जाती है, उसको लगातार फीमेल को दिया जाता है। समझिएगा ध्यान से, फीमेल को लगातार दिया जाता है। ऐसा करने से लगातार 21 डेज तक, 21 दिनों तक दिया जाता है, और 21 दिनों के बाद से नेक्स्ट मंथ में फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल आना पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है, ठीक है। इसके लिए आप देखेंगे तो इस दवा के अंदर, इस पिल्स के अंदर कॉम्बिनेशन होता है किसका किसका, तो प्रोजेस्ट्रोजन का या प्रोजेस्ट्रोजन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि पूरी तरीके से फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ओवम के फॉर्मेशन को स्टॉप कर देता है, ठीक है। इसके लिए सबसे बेस्ट एक मेडिसिन होती है सहेली, एक और होता है मालाडी। खैर आपकी बुक में सहेली का जिक्र है, तो सहेली अगर आप देखेंगे इसको बनाया गया था सबसे पहले CDRI इन लखनऊ। कहाँ पे? इन लखनऊ, यानी कि लखनऊ में CDRI का मतलब हो गया, ध्यान समझिएगा, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, समझ में आ गया ना, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। यहाँ पर सबसे पहले सहेली नामक दवा को बनाया गया था। इस सहेली नामक दवा को लगातार 21 दिनों तक खाया जाता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 7वें दिन के बाद से लगातार 21 दिनों तक इस दवा को कंटिन्यूअस रिपीट करके खाया जाता है। फीमेल्स को बार बार दिया जाता है, यानी हर पर डे दिया जाता है 21 दिनों तक लगातार, और नेक्स्ट मंथ में फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवम का फॉर्मेशन पूरी तरीके से बंद हो जाता है। सहेली नामक दवा का डिस्कवर कहाँ पे हुआ था, तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर, लखनऊ में है, वहीं पर इसको बनाया गया था। आगे समझ में, ये भी एक मेथड हो गया जिससे ओवम और स्पर्म नहीं फ्यूज होते हैं। लास्ट एक और आता है इंजेक्टेबल या इम्प्लांट्स। इंजेक्टेबल्स क्या होता है? इंजेक्टेबल इम्प्लांट्स का मतलब हो गया, ये भी प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन ही होते हैं। इनको यूज इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी फीमेल्स के अंदर रेप कर दिया गया, यानी किसी फीमेल का रेप कर दिया गया, तो तत्काल में वो फ्यूज होके उसका जो जाइगोट ना बन पाए या फीमेल प्रेग्नेंट ना हो पाए, तो उस कंडीशन में इंजेक्टेबल या इम्प्लांट का यूज़ किया जाता है। इंजेक्टेबल यानी इंजेक्शन के माध्यम से उसको तुरंत इंजेक्शन लगा दिया जाता है, ताकि जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट ना हो पाए। 72 घंटा के अंदर अंदर ये काम किया जाता है, यानी फीमेल का अगर रेप हुआ है उसके 72 घंटे के अंदर अंदर ये काम किया जाता है। और इम्प्लांट का मतलब हो गया उसके स्किन के अंदर, यानी चमड़े के अंदर, स्किन के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। इसको प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन को, इस दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है ये इम्प्लांट। इसको स्किन के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है, जिससे फीमेल्स प्रेग्नेंट नहीं होती है। आगे समझ में, एक और आता है लास्ट, उसको भी समझ लीजिए, 6 नंबर, जिसका नाम है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड, तो सर्जिकल मेथड में क्या है आपको मैं बता दे रहा हूँ। सर्जिकल मेथड मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे सर्जिकल मेथड मेल में क्या होता है और फीमेल में क्या होता है। मेल में अगर आप देखेंगे तो ये होता है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी। दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी क्या होता है? ये ऐसा कंडीशन होता है, ये इसको हम लोग सर्जिकल मेथड भी कहते हैं, सर्जिकल मेथड, या इसी को हम लोग स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग उस समय से हो रहा है, किस समय से याद रखिएगा, जब इंदिरा गांधी का ज़माना चल रहा था, उस समय पॉपुलेशन हमारे पूरे भारत की बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही थी, अभी तो बढ़ ही रही है। तो उस समय जो ट्रेन में बैठ के यात्री जो यात्रा कर रहे थे, उनके अंदर उनको पकड़ के उसके बाद से ये ट्यूबेक्टोमी या और वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी मेल में, ट्यूबेक्टोमी फीमेल में, ये प्रोसेस कराया जा रहा था।
क्योंकि जो मेल होते हैं वैसेक्टोमी प्रोसेस में उनका वासा डिफरेंशिया को कट कर दिया जाता है। जैसे कि देखिए कहाँ से क्या होता है, आप देखेंगे तो ये जो पार्ट है ये टेस्टिस वाला पार्ट है। मान लीजिए ये टेस्टिस है एंड यू नो वेरी वेल टेस्टिस के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें आपको पता है कि टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं। इन टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के पास से रीटेस्टिस, वासा डिफरेंशिया ये सब पाए जाते हैं, ठीक है ना। और इसके बाहर अगर आप देखेंगे तो ये जो पार्ट होता है स्क्रोटम का पार्ट होता है, ठीक है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसी का नाम होता है वास डिफरेंस। तो स्पर्म जो बनता है, बनने के बाद से ये ऊपर इसी रास्ते से होते हुए, ये वासा डिफरेंशिया से होते हुए चला जाता है मेल के पेनिस में, मतलब यहाँ से होते हुए जाएगा सेमिनल वेसिकल में, सेमिनल वेसिकल से इजेकुलेटरी डक्ट में, वहाँ से जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड में, प्रोस्टेट ग्लैंड से बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसको काउपर ग्लैंड भी कहते हैं, वहाँ पर जाता है। फिर पेनिस के मीडियम से वह स्पर्म जो होता है इससे बाहर निकल जाता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि अगर रिप्रोडक्शन हो भी तो स्पर्म ही ना निकले। अगर हम यहाँ से वासा डिफरेंशिया को ही काट दें तो क्या होगा, स्पर्म जाएगा? नहीं जाएगा। अगर वासा डिफरेंशिया को काट के यहाँ पे या तो बांध दें या वासा डिफरेंशिया को थोड़ा सा इंसिजन करके कट करके हम लोग थोड़ा सा उसको बाहर निकाल दें, यानी जो कटा हुआ पार्ट है या तो उसको बाहर निकाल दें या उसी के अंदर उसको हम लोग एक बार बांध दें। बांध देंगे तो जो स्पर्म बनेगा वह स्पर्म यहाँ से यहीं तक आ पाएगा, यहाँ से यहीं तक आ पाएगा। ये वासा डिफरेंशिया से होते हुए मेल के पेनिस से बाहर नहीं निकल पाता, यानी कि फीमेल के अंदर अगर रिप्रोडक्शन होता भी है, मेल का पेनिस अगर अंदर चला भी गया है तो स्पर्म इसके अंदर नहीं आ पाएगा, स्पर्म यहीं पे रुका रहेगा। समझ में आ गया? और स्पर्म यहीं पे रुका रहता है, फिर ये बाद में आके डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर नया बनता है, फिर डिस्ट्रॉय होता है, फिर नया बनता है, फिर डिस्ट्रॉय होता है। ये बार बार ऐसा होता रहता है। इस प्रोसेस को बच्चों कहा जाता है वैसेक्टोमी। हिंदी में इसको कहा जाता है नसबंदी। क्या कहा जाता है? नसबंदी, यानी कि वैसेक्टोमी। मेल के वासा डिफरेंशिया को, समझ में आ रहा है ना? वासा डिफरेंशिया का मतलब होता है शुक्र वाहिनी को काट के या तो निकाल दिया जाता है छोटा सा पार्ट, या तो काट के उसी के अंदर बांध दिया जाता है, जिससे जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म जो होते हैं, ये टेस्टिस से निकलते तो हैं बट इससे आगे पेनिस के मीडियम से बाहर नहीं निकल पाते हैं। अगर रिप्रोडक्शन होता भी है तो यहाँ पे स्पर्म नहीं जा पाता है, पेनिस तो आता है बट स्पर्म इसके अंदर नहीं आ पाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है वैसेक्टोमी। आगे समझ में? मेल का गैमेट्स फीमेल के बॉडी के अंदर जाता ही नहीं है। अगर ओवम यहाँ पर वेट भी कर रहा होता है तभी स्पर्म जाएगा ही नहीं। जब जाएगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी, ठीक है। तो ये था वैसेक्टोमी। उसके बाद से आता है ट्यूबेक्टोमी। अब ये भी समझ लीजिए ट्यूबेक्टोमी क्या है। ये मेल के लिए था, ये एक सर्जिकल मेथड था मेल के लिए जिसमें वासा डिफरेंशिया को कट कर दिया जाता है। और ट्यूबेक्टोमी जो होता है ये होता है फीमेल के लिए। फीमेल के लिए तो फीमेल के अंदर क्या किया जाए, फीमेल के अंदर क्या किया जाता है, ध्यान समझिएगा। यहाँ से ओवम निकलता है ओवरी से और निकल के ओवुलेशन प्रोसेस से आ जाता है फीमेल के फैलोपियन ट्यूब के स्टमक जंक्शन के पास और मेल के स्पर्म का वेट करना शुरू कर देता है। अगर मेल का स्पर्म इसके साथ चला गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी। ऐसा क्या किया जाए कि ये यहाँ तक पहुंचे ही नहीं, यानी ओवम यहाँ तक पहुंचे ही नहीं। तो याद रखिएगा, या तो फीमेल के फैलोपियन ट्यूब को कट करके निकाल देते हैं थोड़ा सा, या तो फीमेल के फैलोपियन ट्यूब को कट करके उसको यहीं पर ऐसे टाइड अप कर देते हैं, यानी कि यहीं पर इसको ऐसे बांध देते हैं दोनों तरफ, इस प्रकार से ऐसे इसको बांध देंगे। जब बांध देंगे, अगर ओवम बना भी है तो ओवम यहाँ से आएगा और यहीं पर रुक जाएगा ना। और अगर मान लो कि मेल का स्पर्म अगर आ गया, मान लो कि मेल का स्पर्म यहाँ तक आ गया, तो आने के बाद से ओवम यहाँ पर है, स्पर्म यहाँ पर है, ये दोनों फ्यूज ही नहीं होंगे, कभी फ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि दोनों में देखिए यहाँ पे बैरियर लगा हुआ है, यानी कि ये जो बाइंड किया गया है यहाँ से ये कभी यहाँ पर नहीं आएगा, ये यहाँ से यहाँ पर नहीं आएगा। जब ओवम और स्पर्म मिलेगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा और फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। समझ में आ गया? इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी प्रोसेस। उम्मीद करता हूं कि इतना बात आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पार्ट नंबर 3 वाले वीडियो में MTP के बारे में बात करेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।